जय हिंद। आज मैं फिर से साइंस का टॉप 50 क्वेश्चन लाया हूँ इस वीडियो में। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है कि रसोई गैस किनका मिश्रण है। तो रसोई गैस जो मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। राइट ऑप्शन बी होगा करेक्ट। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है रसोई गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा नंबर है। यहाँ पे देखिएगा कि कोबाल्ट कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 जो है आमतौर पर चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि उत्सर्जित करता है गामा किरणें जो है कोबाल्ट 60 जो है उत्सर्जित करता है। याद रखना, कोबाल्ट 60 गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। इसी कारण से इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पर देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन की टेफ्लॉन क्या है। तो टेफ्लॉन क्या है, तो याद रखना फ्लोरो कार्बन का एकलक है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है फ्लोरो कार्बन का एकलक माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फ्लोरो कार्बन का एकलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर नंबर यहाँ पे देखिएगा है फाइव। फोर नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले डोबराइनर ने किया था। किसने? डोबराइनर ने तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले ने किए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, फाइव नंबर क्वेश्चन है। फाइव नंबर यहाँ पे क्वेश्चन की तत्वों को वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम की का प्रतिपादन किसने किया। तो तत्वों को वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन जो किए थे किसने किए थे। तो डोबराइनर ने त्रिक नियम का प्रतिपादन किए थे। तत्वों को तीन अवार सरणी में तीन 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 करके सजाए थे। तो तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले डोबराइनर ने किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा फाइव का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिक्स नंबर देखिएगा। सिक्स नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तत्वों को वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो तत्वों को वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन जो किए थे वो न्यूडलस साहब ने किए थे। किसने? न्यूडलस साहब ने तत्वों को वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किए थे सबसे पहले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेवन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो सिगरेट के लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना, सिगरेट के लाइटर में जो प्रयुक्त किया जाता है वो ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। ब्यूटेन गैस करेक्ट ऑप्शन होगा। ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है सिगरेट के लाइटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन एट नंबर यहाँ पे देखिएगा कि छपाई में प्रयोग प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसका अपघटन से प्राप्त होती है। तो छपाई में प्रयोग किए जाने वाली स्याही स्याही निम्नलिखित में किसका अपघटन से प्राप्त होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेथड के अपघटन से छपाई में प्रयोग किए जाने वाली स्याही प्रयुक्त होती है, मानो निकाला जाता है। तो मेथड से निकाला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। छपाई में प्रयोग किए जाने वाली स्याही किससे प्राप्त किया जाता है। तो मेथड के अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो नाइन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि मेथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो मेथेन गैस का जो उत्पादन करने वाला क्षेत्र है वो धान का क्षेत्र है। याद रखना, धान का खेत जहाँ पर होता है, धान का खेत में मेथेन गैस पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। धान के खेत में मेथेन गैस पाए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है तरंगधार्य का ईसाई मात्रक क्या है। तो तरंगधार्य का ईसाई मात्रक मीटर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तरंगधार्य का ईसाई मात्रक मीटर में मापा जाता है। तरंगधार्य या एंगस्ट्रम में भी मापा जाता है। तो ऑप्शन डी होगा, तरंगधार्य का ईसाई मात्रक मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंदूर का रासायनिक फार्मूला क्या है। तो सिंदूर का रासायनिक फार्मूला एच होता है। कौन सा? तो एच सिंदूर का रासायनिक फार्मूला होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एच। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा यहाँ पे कि लाफिंग गैस कहने का मतलब कि हंसने वाला गैस किसे कहा जाता है। तो हंसने वाला गैस N2O को कहा जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड को हंसने वाला गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है यहाँ पे कि रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसके बाद यहाँ पे कैलोरीन है। तो यहाँ पे तीर इंगित, ये इंगित किसको ओर करेगा। तो ये प्रतिफल की ओर इंगित करता है। और तीर जो प्रतिफल होता है अभिकारक के तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है, और अभिकारक जो होता है दाईं ओर लिखे जाते हैं। तो याद रखना, बाईं और दाईं ओर। तो रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह किसको इंगित करता है। तो प्रतिफल अर्थात उत्पाद को इंगित करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा, रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह जो है उत्पाद की ओर संकेत करता है, अर्थात प्रतिफल को संकेत करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे 14 नंबर की संतुलित रासायनिक समीकरण का अर्थ क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का अर्थ यह होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का उल्लंघन ना हो, इसीलिए संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को उल्लंघन नहीं करने के लिए।
यह सबसे पहले लेबोरियर ने दिए थे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि न तो आवेश को उत्पन्न किया जाता है, न ही नष्ट किया जाता है। और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, याद रखना। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का होता है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जो लेबोरियर साहब ने दिए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे 15 नंबर देखिएगा कि अभिक्रिया H2 + Cl2, जो तीर चिन्ह है HCl में, HCl क्या बना रहा है? तो HCl जो बना रहा है यहाँ पे उत्पाद बना रहा है, याद रखना। ये अभिक्रिया देखिए तीर चिन्ह के जो इस तरफ है, ये H2 कैलोरीन जो है ये अथी क्या है, अभिकारक है। और तीर चिन्ह को जो दाहिनी ओर जो लिखा जा रहा है, बाईं ओर जो है अभिकारक लिखे जाते हैं, और दाहिनी ओर जो है प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो याद रखना तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक होते हैं और तीर चिन्ह की दाहिनी तरफ प्रतिफल प्राप्त होते हैं। ये अभिकारक है H2 + Cl2, और HCl जो है प्रतिफल है। तो HCl यहाँ पे क्या है? तो HCl जो है उत्पाद है। यहीं पे पूछा जाता कि H2 + Cl2 HCl में H2 + Cl2 क्या है? तो यहाँ पे बोलते हैं अभिकारक है। तो यहाँ पे HCl के बारे में पूछा जा रहा था। HCl है उत्पाद है, और HCl का जो होता है हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। इसका पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है यहाँ पे 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया सबसे पहले किसे बोलते हैं? तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया उस अभिक्रिया को बोलते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे देखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन ये सब जो है अलग अलग रूप में प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए जो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का जब अभिक्रिया कराते हैं तो भाखड़ा चूर्ण जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्राप्त होता है। तो इस संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल के अभिक्रिया करने से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा है कि जब चूना पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब चूना पानी से कराई जाती है तो क्या होता है? तीव्र से अभिक्रिया तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, उसमें ऊष्मा निकलती है। क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा जब चूना पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कराते हैं तो वहां पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बनता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल से होती है तो वहां पे ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। तो यहाँ पे क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम भाखड़ा चूना बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया का उदाहरण जिसमें ऊष्मा निकलती है। फिर 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा है कि दी गई अभिक्रिया में लोहा किससे विस्थापित करता है? तो दी गई अभिक्रिया में लोहा किससे विस्थापित करता है? तो याद रखना लोहा जो है क्रियाशीलता श्रेणी के ऊपर में है, और जिसमें कॉपर जो है और जिंक ये क्रियाशील लोहा से नीचे आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है लोहा विस्थापित करेगा कॉपर और जिंक के। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कॉपर जो है, लोहा जो है विस्थापित कर देगा कॉपर के। लोहा किससे विस्थापित करता है? तो कॉपर और जिंक को विस्थापित करेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा इस अभिक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा कि बेरियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन सल्फेट से अभिक्रिया करने के बाद बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है? तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे BCl है। यहाँ पे समझाने की कोशिश करना, समझिएगा ना, शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे। Na2SO4 है यहाँ पे। तो देखिएगा इस पर प्लस आवेश होगा, इस पर माइनस आवेश, इस पर प्लस आवेश, इस पर माइनस आवेश। देखिएगा यहाँ पे प्लस जो है माइनस के साथ जाएगा तो यहाँ पे बनेगा बेरियम सल्फेट, BaSO4 बनेगा बेरियम सल्फेट, और फिर Cl माइनस जो है प्लस के जाएगा। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट प्लस कैलोरीन सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो इस अभिक्रिया या किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है? तो दोहरी विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है, क्योंकि इसमें दो दो बार विस्थापन हो रहे हैं धातुएं। तो इसीलिए दोहरी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोहरी विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है जहाँ पे समझाए बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे समझाए वहां पे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम का नियम परिपथ में परिपथों के लिए मान्य है। तो ओम का नियम परिपथ में किसके लिए मान्य होता है? तो ये रैखिक समीकरण के लिए मान्य होता है ओम के नियम। ओम के नियम किसे बोलते हैं? तो देखिए भी समानुपाती आई को बोलते हैं ओम का नियम। अर्थात कहने का मतलब भी समानुपाती आई कहने का मतलब है कि जब किसी चालक तार से विधारा प्रभावित होती है तो उन दो तारों के बीच जो विभवांतर उन दो सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है, जो विभवांतर विभवांतर जो उत्पन्न होता है वो विभवांतर समानुपाती होता है विधारा के, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम का सूत्र R बराबर V/I होता है। यहाँ पे याद रखना, जहाँ R प्रतिरोध रेजिस्टेंस है, V वोल्ट, I धारा है।
तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उन दो सिरों के बीच के विभवांतर समानुपाती होता है विद्युत धारा के, जिसे ओम का नियम कहते हैं। और ओम का नियम परिपथ में परिपथों के लिए मान है रैखिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि समय टी के दौरान तार में धारा द्वारा उत्पन्न ताप को द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो समय टी के दौरान तार में धारा जो उत्पन्न होता है, वो ताप को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो याद रखना, ताप को हीट, इस हीट बोलते हैं उसमें। तो एच बराबर सूत्र जो होता है आई स्क्वायर आर गुने टी होता है। एच बराबर आई स्क्वायर गुने आर गुने, एच स्क्वायर बराबर सूत्र आई स्क्वायर गुने आर गुने टी होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा एच बराबर आई स्क्वायर आर गुने टी होता है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। तो यही इससे व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देख लीजिएगा 22 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो याद रखना कि प्राकृतिक गैस जो है यहाँ पे जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देख लीजिएगा 23 नंबर कि ऑक्टेन संख्या का गुणवत्ता का माप है। तो ऑक्टेन संख्या किस गुणवत्ता का माप है? तो याद रखना पेट्रोल की गुणवत्ता की माप होता है ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या जो है पेट्रोल की गुणवत्ता को मापते हैं। तो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। यहाँ पे पावर एल्कोहल भी बोला जाता है। तो पावर एल्कोहल भी याद रखना, पावर एल्कोहल में 20% एथेनॉल, 80% पेट्रोल के मिश्रण को पावर एल्कोहल कहा जाता है। और ऑक्टेन संख्या की गुणवत्ता मापा जाता है पेट्रोल की। ऑक्टेन संख्या की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? तो पेट्रोल से मापी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर की बायोगैस संयंत्र में ऑक्टेन संख्या किससे मापता है? तो पेट्रोल को मापता है, याद रखना। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बायोगैस संयंत्र से निकासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयुक्त आती है? तो बायोगैस से निष्कासित गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो बायोगैस से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है जो ईंधन गैस के रूप में उपयुक्त होती है? तो मेथेन गैस। याद रखना, मेथेन गैस जो है बायोगैस के संयंत्र से निकलती है जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मेथेन। बायोगैस मुख्य घटक है, तो बायोगैस जो है मेथेन का मुख्य घटक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मेथेन का बायोगैस मुख्य संगठक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, किसका? मेथेन का मुख्य संगठक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो एक बायोगैस संयंत्र में जो प्रक्रिया होती है वो किण्वन की प्रक्रिया होती है। किण्वन से ही बायोगैस से निकलती है, अर्थात मेथेन गैस निकलती है। एलपीजी गैस का मुख्य अवयव है। तो एलपीजी गैस का मुख्य अवयव जो है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी गैस के मुख्य संगठक माने जाते हैं। मुख्य संगठक माने जाते हैं एलपीजी गैस के एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 28 नंबर कि एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? एलपीजी गैस में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? तो याद रखना, एलपीजी गैस में सबसे अधिक मात्रा में जो होता है क्या होता है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एलपीजी गैस में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में याद रखना प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होते हैं। ठंडी के दिनों में सबसे ज्यादा एलपीजी गैस में प्रोपेन भरे जाते हैं और गर्मी के दिनों में ब्यूटेन भरे जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रोपेन और ब्यूटेन जो होते हैं एलपीजी गैस में भरे जाते हैं सबसे अधिक मात्रा में। ऑप्शन सी और डी दोनों सही हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि इंडियन गैस एलपीजी मिश्रण है। तो इंडियन गैस एलपीजी किसका मिश्रण? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है एलपीजी गैस। यहाँ पे जस्ट अभी तुरंत बताएं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडरों के में खाना पकाने के लिए कौन सी किस गैस के रूप में भरी जाती है? तो जो सिलेंडर में गैस भरा जाता है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन मुख्य रूप से होते हैं। तो खाना पकाने वाली गैस जो होती है किस द्रव के रूप में होती है? मैंने कहने का मतलब किसके रूप में होती है? तो वो तरल के रूप में होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तरल अर्थात द्रव के रूप में होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देख लीजिएगा कि सीएनजी क्या? तो सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लीजिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी के मुख्य उपस्थिति क्या है? तो स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीएनजी में मुख्य उपस्थिति होता है। तो मेथेन गैस सीएनजी में सबसे उपयुक्त गैस होती है स्वचालित वाहनों को चलाने के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि गैसो होल क्या? तो गैसो होल जो है क्या है? तो याद रखना प्राकृतिक गैस और एथिल अल्कोहल का मिश्रण को गैसोहोल कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्राकृतिक गैस और एथिल अल्कोहल को गैसोहोल कहा जाता है।
गैसोहोल जो है किसका मिश्रण है? गैसोहोल जो मिश्रण है याद रखना, गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण को गैसोहोल कहा जाता है। गैसोलीन और एथेनॉल के मिश्रण को गैसोहोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? तो कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए तो कौन सा प्रयोग लाया जाता है? तो टेट्रा एथिल लेड को जो होता है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, टेट्रा एथिल लेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनी अनिवार्य कर दिया है? तो निम्नलिखित में किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल का मिश्रित करना कानूनी अनिवार्य कर दिया? तो स्विट्जरलैंड देश ने वहां पे अनिवार्य किया है कि गैसोलीन में इथेनॉल गैस भी मिश्रण होगा। इसका जो जारी किया है अनिवार्य कानून, तो स्विट्जरलैंड देश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि वोल्ट मीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो वोल्ट मीटर द्वारा जो मापन किया जाता है वोल्टेज को मापन किया जाता है, अर्थात वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है वोल्टेज को। कहने का मतलब कि दो बिंदु के बीच के विभवांतर को मापा जाता है, अर्थात वोल्टेज को मापा जाता है वोल्ट मीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि एक परिपथ में वोल्ट मीटर हमेशा जुड़ा रहता है, तो एक विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर कैसे जुड़ा रहता है? तो समांतर क्रम में हमेशा जुड़ा रहता है वोल्ट मीटर हमेशा परिपथ में, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? तो गैल्वेनोमीटर जो क्या मापता है? तो विद्युत धारा को गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? तो विद्युत धारा को मापता है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि भारत में एसी आवृत्ति होती है, तो भारत में एसी आवृत्ति जो होती है 50 हर्ट्ज को होती है, याद रखना। और एसी कितनी 50 हर्ट्ज की होती है, जिस एसी जो होता है इसे पूरा बोला जाता है प्रतिवर्ती धारा, अर्थात अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट के ही बोला जाता है एसी आवृत्ति को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है? अर्थात कहने का मतलब है आगे से पीछे की ओर। आगे से पीछे कहने का मतलब प्लस से माइनस की ओर, तो माइनस से प्लस की ओर। तो एसी परिपथ में धारा की दिशा आगे से पीछे की ओर होती है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है एसी परिपथ की दिशा। अर्थात प्रतिवर्ती धारा की दिशा क्या होती है? तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर एसी परिपथ बोला जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देख लीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रतिवर्ती धारा के लिए सही नहीं है? प्रतिवर्ती धारा का है तो एसी, प्रतिवर्ती धारा का है तो क्या एसी, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए एसी परिपथ है, यह लंबी दूरी तक संचालित की जा सकती है अल्टरनेट करंट को, इसका उत्पादन सस्ता होता है, इसका परिणाम समान रहता है, इसकी वोल्ट आसानी से बदली जा सकती है। तो लेकिन इसका परिणाम समान नहीं रहता है, ये नाम से ही पता चलता है कि अल्टरनेट करंट कहने का मतलब छोड़ बढ़ का करंट देता है प्रतिवर्ती धारा। जो इसका होता है परिणाम समान नहीं रहता है, इसका वोल्टेज आसानी से बदला जाता है, इसकी उत्पादन सस्ता होती है, लंबी दूरी तक संचालित की जा सकती है। ये तीनों बात सही है, लेकिन सी कथन जो है इसका परिणाम समान नहीं रहता है, कथन गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सी ऑप्शन सही होगा एसी परिपथ के लिए। दिश धारा में क्या होता है? दिश धारा क्या होता है? दिश धारा जो है एसी परिपथ को अर्थात कहने का मतलब प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में बदला जाता है, उसे हम दिश धारा बोलते हैं। तो दिश धारा में एसी परिपथ और डीसी दोनों होते हैं। तो एसी परिपथ क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा एसी परिपथ के लिए क्या सही यहाँ पर बोला जाता है, देखिए परिणाम और दिशा समय में नियमित अंतराल में परिवर्तित होते हैं। परिणाम और दिशा समय के नियमित अंतराल में परिवर्तित होते हैं, धारा का परिणाम समय में नियमित अंतराल में परिवर्तित होते हैं, परिणाम और दिशा समान होते हैं, धारा का परिणाम समान होता है। तो लेकिन यहाँ पे देखिएगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, धारा का परिणाम समय के नियमित अंतराल में परिवर्तित होता है। ये गलत बात है। तो ये दिश धारा के लिए क्या सही है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, धारा का परिणाम समान होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, धारा का जो परिणाम होता है दिश धारा में समान होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है 8 नंबर की प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसने दिया? देखिए प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिए थे हाइगेंस ने। हाइगेंस के अनुसार जो है प्रकाश तरंग तरंगारे के रूप में आगे बढ़ता है। क्या? तो तरंगारे के रूप में आगे बढ़ता है, याद रखना तरंगारे। यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, तरंग तरंगराग के रूप में आगे बढ़ता है। हाइगेंस ने कहे थे कि प्रकाश जो है तरंगारे के रूप में आगे बढ़ती है, और ये बोले थे कि प्रकाश जो है अनुदैर्ध्य तरंग है।
हाइगेंस ने बताई थी प्रकाश एक अनुधारिय तरंग है, जो इनका कथन जो गलत था, लेकिन वास्तव में जो प्रकाश होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है। क्या होता है? प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग होता है, लेकिन हाइगेंस ने बताए थे कि प्रकाश अनुधारिय तरंग है, जो कथन गलत था। इनके अनुसार एक कथन गलत था। तो यहाँ पे प्रकाश तरंग का सिद्धांत न्यूटन ने दिए, हाइगेंस ने दिए थे। किसने दिए थे? तो प्रकाश तरंग का सिद्धांत हाइगेंस ने कब दिए थे? तो 1678 में दिए थे, याद रखना। 1678 में प्रकाश तरंग का सिद्धांत हाइगेंस ने दिए थे, जो इनके अनुसार प्रकाश तरंगारे के रूप में बढ़ती है। और इनके अनुसार कहना था कि प्रकाश अनुधारित तरंग है, लेकिन वास्तव में प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। और इनके अनुसार कहना था कि प्रकाश तरंगारे के लंबवत होती है। और ये भी बोले थे ये कि हमारे चारों ओर निम्न घनत्व का एक माध्यम फैला हुआ है, जिसे ईथर कहते हैं, उसी माध्यम में प्रकाश गमन करती है। 1678 में प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिए थे, ये बता दिए। और यहाँ पे ये भी बोले थे, इसके बाद यहाँ पे न्यूटन ने प्रकाश कनिका के सिद्धांत का प्रतिपादन, याद रखना, प्रकाश कनिका सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किए थे। किसने? न्यूटन ने 1675 में किए थे। 1675 में प्रकाश कनिका सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले न्यूटन ने, उसके बाद हाइगेंस ने किए थे। तो प्रकाश तरंग का सिद्धांत का प्रतिपादन हाइगेंस ने, और प्रकाश कनिका सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हाइगेंस के द्वारा प्रकाश तरंग का प्रतिपादन किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर यहाँ पे है कि प्रकाश चिकनी सरफेस से वापस लौट जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मान लिया जाए एक अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है, और समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण यहाँ पे पड़ती है, और पुनः उसी माध्यम से पुनः इस दर्पण से टकराकर लौट जाती है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? तो प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन बोला जाता है। रिफ्लेक्शन, परिवर्तन बोला जाता है। प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रकाश का परावर्तन ऑप्शन बी होगा। 10 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन के वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? वायु में प्रकाश की वेग जो होता है, याद रखना, 3 × 10, यहाँ पे वायु में प्रकाश की गति जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इनमें ऑप्शन कोई नहीं होगा। तो वायु में प्रकाश की गति इनमें कोई नहीं, तो अर्थात कहने का मतलब वायु में प्रकाश की गति जो होती है 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और ऐसे बोला जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक काटा हुआ हीरा जो होता है क्यों जगमगाता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो होता है कटा हुआ हीरा जगमगाता है। इसमें होता यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो वहां पर क्रांतिक कोण का मान जो होता है, क्रांतिक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है, जिसे हम पुनः आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। अर्थात कहने का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसी कारण से कटा हुआ हीरा जगमगाता है। तो ऑप्शन की सी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर यहाँ पे देखिएगा कि पानी में डूबी हुई छड़ी किस कारण से मुड़ी हुई दिखाई देती है? पानी में एक छड़ी डुबा देते हैं, उस पर छड़ी जो है एक तिरछी हल्का दिखाई पड़ती थी। किस कारण से? प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन के कारण जो होता है, वहां पे अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई छड़ी हल्का तिरछी दिखाई देती है। और यहाँ पर बोला जाएगा आकाश नीला क्यों दिखाई देती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तभास क्यों पड़ती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा। बादल सफेद क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये सब बातें याद रखना। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डूबी छड़ी प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है जब लाइट जाती है? तो हम बताए थे कि जब प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर, इंडिसेट एंगल से अधिक होता है। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर इंसिडेंट एंगल क्रिस्टल की एंगल से अधिक हो। रेयर मीडियम में मतलब संघन मतलब, डेंसर मीडियम में तो हम बता देते हैं यहाँ पे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से, याद रखना, संघन माध्यम से विरल माध्यम में जानती है। तो संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो हम पर क्रांतिक कोण, जब जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक हो जाता है, और पुनः संघन माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, अर्थात प्रकाश का पुनःआंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें यही होता है जब लाइट जाती है। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मरीचा, मरीचा का एग्जाम्पल है। तो मरीचिका किसका एग्जाम्पल था? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही मृग मरीचिका होता है। एक रेगिस्तान में हिरन जो होता है तड़पता हुआ मर जाता है, क्योंकि वो प्यासा हुआ होता है, और जब भी पुनःआंतरिक परावर्तन होता है तो वहां पे उसको यही दिखाई पड़ता है, मरीचिका का कारण होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की किस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है? तो किस कारण से आकाश जो होता है नीला दिखाई देता है? तो याद रखना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण जो होता है प्रकाश
आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसमें होता यह है कि जब सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश जो आती है वायुमंडल से होकर गुजरती है, तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण है। उस धूल कण पर जब भी प्रकाश पड़ता है तो सूर्य का प्रकाश जो धूल कणों को अवशोषित कर लेती है, उसे चारों ओर बिखर देती है। ठीक है, चारों ओर बिखर देती है। और इस घटना में यह होता है कि नीले रंग का जो तरंगदैर्घ्य कम होती है, उसमें नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है। इसी कारण से आकाश का रंग जो होता है नीला दिखाई देता है। तो स्कैटरिंग के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा सरफेस पर एक आदमी को दिन में आकाश दिखाई देगा। तो चंद्रमा पर से देखने पर आदमी को, मान लीजिए ये चंद्रमा है और चंद्रमा पर यहाँ पे आदमी है। वो आदमी आदमी आकाश को दिन में आकाश के दिखाई देगा। उस आदमी को आकाश जब देखेगा तो क्या दिखाई देगा, जो याद रखना, काला दिखाई देगा। जब हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल नहीं है, और वह आदमी जब भी वहां से अंतरिक्ष से हमारे आकाश को, ब्रह्मांड को देखेगा तो वहां पे जो दिखाई देगा आकाश, उसका काला दिखाई देगा, उसको दिखने में लगेगा काला। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सनराइज और सनसेट के समय आकाश लाल रंग किसके कारण होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल क्यों होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में था। अगर वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल में पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब प्रीवियस क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछे गए थे साइंस का टोटल क्वेश्चन।